सभी को। मैं खेम बेनीवाल, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान, अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी टॉपर खेम बेनीवाल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका सिलेबस पीटीआई फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर, पीटीआई सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर और लाइब्रेरियन जो सेकंड ग्रेड है उसके फर्स्ट पेपर का एक समान सिलेबस है इन 4 वैकेंसियों का। उसके बारे में बात करेंगे। मैं थोड़ा मेरा परिचय बता देता हूं। मैं खेम बेनीवाल सामाजिक विज्ञान से वरिष्ठ अध्यापक हूं और आरपीसी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक सामान्य विभाग 2022 भर्ती में मेरी रैंक 24 थी और संस्कृत विभाग में मेरी रैंक 9 थी। और अब आप थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम देने के बाद में बहुत सारे बच्चे की लगातार मांग थी कि हमें वरिष्ठ अध्यापक के बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करवावें। ज़्यादातर स्टूडेंट है वो मेरे से परिचित है, टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं और अब आपके पास में करीब करीब 5.5 महीनों का समय है। उस समय को अपन किस प्रकार से यूटिलाइज करें कि अपन जो आगामी जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम प्रस्तावित है जुलाई के अंदर, उसके अंदर अपनी सीट सुनिश्चित कर सकेंगे। तो आज मैं आपसे कंप्लीट फर्स्ट पेपर के बारे में चर्चा करूंगा कि अपनी क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके अलावा कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और तैयारी के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और प्लस सेकंड ग्रेड के अंदर किस प्रकार का पैटर्न पूछा जाता है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि आपको पर्याप्त समय है, 5.5 मिनट जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ रखा है वो आराम से सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। और जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो सभी विषयों का समान प्रश्न पत्र है, तो उसको आप अगर अच्छे से ध्यान रखोगे तो आप आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो आपको जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा आपको सिलेबस, पहली बात यह है कि आपको जो आपके वरिष्ठ अध्यापक प्रश्न पत्र का सिलेबस है वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सिलेबस के अलावा आपके जो 2025 के अंदर सेकंड ग्रेड के पेपर हुए वो आपको बहुत अच्छे से 2-3 बार पढ़ने हैं, और उसके बाद में जो बुक लिस्ट बताई जाती है उस बुक लिस्ट के अनुसार अगर आप तैयारी करोगे तो मैं ये समझता हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जो वर्तमान का समय है, जो बाजारीकरण का युग है, उसमें क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार का स्टडी मटेरियल है और उससे छात्र क्या है, असमंजस की स्थिति में है। तो आज हम इस बारे में थोड़ी बात करेंगे। अपन आज बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र। इसके बारे में अपनी थोड़ी चर्चा रहेगी कि अपन इसके बारे में क्या पढ़ सकते हैं। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, जैसे इस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर होते हैं। जो सब्जेक्ट का पेपर होता है वो 150 क्वेश्चन यानी 300 नंबर का होता है, और जो जीके एंड जीएस का पेपर है वो इसमें होते हैं 100 क्वेश्चन और ये 200 नंबर का होता है। तो ये आपको अच्छे से पैटर्न मालूम होगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो ये प्रश्न पत्र है जीके का, इसमें कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपने पास में क्या रणनीति होनी चाहिए या क्या स्टडी सामग्री होनी चाहिए जिससे हम इसको क्या है अच्छे से कर सकते हैं। तो इस सिलेबस को, जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, इसको आपको मोटे तौर पर 3 भागों में बांटना है। जब भी आप तैयारी करो आपके दिमाग के अंदर ये होना चाहिए कि इस सिलेबस को हम मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। जो पहला भाग है वो आता है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। जो पहला पार्ट पूछा जाता है वो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, और इसके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो दूसरा पार्ट है वो आता है भारत और
विश्व का सामान्य ज्ञान। और इसके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है शिक्षा मनोविज्ञान। और इसके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपको पैटर्न है, ये आपके पूरा एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए कि जो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत और विश्व सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, और शिक्षा मनोविज्ञान के हैं वो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चीज को आपको एक बार अच्छे से याद करना है। फिर अपन क्या है इसके बारे में कंप्लीट एक बात करेंगे कि इसका जो सिलेबस है वो क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक है, और उन टॉपिकों को अपने को क्या रणनीति रखना चाहिए, क्या अपना एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें अपन मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो जो भी फर्स्ट पेपर है ये आपकी सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है इसके अंदर ये होता है कि आप सब्जेक्ट में तो स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जो जीके का पेपर है उसमें आप 40% भी नहीं ले पाते। तो जब सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है इसमें ना तो जैसे गणित है, ना साइंस है, और ना ही इंग्लिश है, फिर भी अपन 40% स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं या तो अपन में कमी है या जो अपन अध्ययन सामग्री पढ़ रहे हैं उसमें कमी। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आप सब्जेक्ट के साथ साथ इसे पर्याप्त टाइम दें। और अब वो पैटर्न गया कि आप कोई भी ये गाइड गए बाजार से उठा के लेके आ गए और पढ़ने बैठ गए और एग्जाम देने गए, एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ये दिमाग से निकाल लेना। क्योंकि गाइड आपको 60% 55% क्वेश्चन देती है और उसमें पेज होते हैं 900 से 1000 पेज, और फिर उन पेजों को 900 से 1000 पेज याद नहीं होंगे, याद अगर हो भी जाएंगे किसी को तो वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो इससे ये ध्यान रखना कि मैटर है वो सीमित पढ़ो, सीमित मैटर पढ़ो, और उस सीमित मैटर का बार बार रिवीजन करो। जैसे आप अभी थर्ड ग्रेड का एग्जाम दे के आए अधीनस्थ बोर्ड का, तो अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न अलग है और आरपीसी का पैटर्न अलग है। उस पैटर्न में आपको ढलना होगा, तभी आप इन चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो अपन इसको थोड़ा सा सिलेबस को क्या है खोलते हैं इसको कि पार्ट वाइज किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे पहला जो पार्ट है, जो मेजर पार्ट है, इसको अगर करें राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अब राजस्थान का सामान्य ज्ञान लगभग आपके सबके पढ़ा हुआ होता है और इसके सेकंड ग्रेड में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन 50 प्रश्नों का भी फिर एक बड़ा बड़ा वर्गीकरण हो जाता है कि किस प्रकार से, जैसे जो राजस्थान का इतिहास है इसके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो राजस्थान की कला संस्कृति है उसके भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर राजस्थान का भूगोल इसके भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर है राजस्थान की राज व्यवस्था इससे भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और फिर है राजस्थान का करंट अफेयर्स इसके भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप जब तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पैटर्न है ये एकदम दिमाग में आपके होना चाहिए कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप एक पार्ट पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो जबकि क्वेश्चन उसमें भी उतने ही पूछे जा रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये जो राजस्थान के सामान्य ज्ञान का ए पार्ट है, इसके अंदर आगे अपन पूरी सिलेबस को चर्चा करेंगे, तब अपन बुक के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी बुक पढ़ सकते हैं। तो ये बड़े बड़े है। इसके बाद में अगर अपन बी पार्ट की बात करें
तो बी पार्ट के रूप में अपन लेते हैं भारत और विश्व सामान्य ज्ञान। और इसके प्रश्न पूछे जाते हैं, वो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अधिकतर बच्चों के नया पोर्शन होता है। इसमें जो अगर बड़े बड़े बात करें तो जैसे जो भारत की राज व्यवस्था है, उसके 15 प्रश्न, भारत भूगोल 5 प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था 5 प्रश्न, और विश्व भूगोल के पूछे जाते हैं, वो भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिकतर बच्चों को जब मैं तैयारी करने वाले मिलते हैं तो उनसे पूछता हूँ कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, तो उनको सिलेबस भी याद नहीं होता है और ना उनको ये एग्जैक्ट पैटर्न मालूम होता है कि हमारे इस पार्ट से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर इसका अपन सी पार्ट बात करें तो वो है मनोविज्ञान। इसके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो आपको मुख्य जुबानें याद होना चाहिए कि हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें प्रत्येक यूनिट से संभावित लगभग इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी मान लो ऐसे नहीं कि 10, कभी मान लो जैसे कि इतिहास, कला, संस्कृति 11 हो गए, इसके 9 हो गए। लगभग जो 2025 के अंदर जो पेपर हुए उनका मैंने एनालिसिस किया है, तो लगभग यही चीज उभर कर सामने आई है। तो इस चीज को आप दिमाग में रखोगे। पहली शर्त ये है कि आप इसको, ये एग्जाम पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए। अब अपन बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं और उन टॉपिक्स के अपन कौन कौन से बुक्स पढ़ सकते हैं। जैसे जो पहला है वो है राजस्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। इसके बारे में है पहला, और इसमें पहला ही है जो भूगोल है, राजस्थान का भूगोल। पहले ही बता चुका हूं, राजस्थान भूगोल के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब राजस्थान भूगोल में अपने सिलेबस में क्या है, जैसे भौतिक विशेषताएं हैं, जलवायु है, निकासी ड्रेनेज, जो अपवाह तंत्र है वो है, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, पशुपालन और डेयरी विकास, जनसांख्यिकी विशेषताएं, जनजातीय, उद्योग, पर्यटन और प्रमुख पर्यटन स्थल। तो लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग 10 ही टॉपिक है। तो लगभग एक टॉपिक से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके लिए अपन राजस्थान भूगोल के लिए सोर्स के रूप में क्या पढ़ सकते हैं। मैं ये जो भी बुक्स लिस्ट बता रहा हूं वो बुक लिस्ट मेरे स्व अध्ययन पर आधारित है कि जो मैंने जैसे तैयारी की थी, 2 बार आरपीसी में मैंने चयन लिया, उसके बाद भी लगातार मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और एग्जाम पर नज़र भी रखता हूँ कि कौन सी बुक अच्छा परफॉर्म कर रही है, उन्हीं के आधार पर है। इसमें कोई भी मेरा व्यावसायिक और वित्तीय हित शामिल नहीं है और ना मेरे किसी से कोई व्यावसायिक और वित्तीय संबंध है। तो ये पूरी तरह से मेरे जो रणनीति है उसके अनुसार ही है और मेरी रणनीति से जो बच्चे जुड़े हुए वो अच्छे से वाकिफ भी है कि पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों ने इस रणनीति से चयन हुआ है। तो जो वाकिफ है उनको पता है कि चीजें जो बताएंगे वो एक ऐसे नहीं है कि जो वित्तीय लाभ से प्रभावित में नहीं। तो यहाँ जो राजस्थान भूगोल के लिए जो आज के टाइम में जो सबसे बढ़िया बुक चल रही है उसकी अगर बात करें तो मेरे को जो सबसे बढ़िया बुक लगी वो लगी है विजय सिहाग सर। विजय सिहाग सर की बुक आती है, सिहाग पब्लिकेशन से इनकी बुक आती है। राजस्थान भूगोल के अंदर बहुत अच्छी बुक है। आरपीसी के अंदर 90 से 95% क्वेश्चन कवर करती है। इसके अलावा क्या है, लिमिटेड बुक है, एक बहुत छोटी बुक है, करीब 200-250 पेज की बुक है और इस बुक की खासियत यह है कि इसको आप पूरा याद कर सकते हो। याद इसलिए कर सकते हो क्योंकि
जो हैंड राइटिंग रूप में लिखी हुई है, और हैंड राइटिंग रूप में लिखने के कारण अपन क्या 230 पेज के 230 पेज अपन याद कर सकते हैं। जैसे कोई भी गाइड होती है उसमें क्या है, एक्स्ट्रा आंकड़ों की भरमार होती है। जैसे पशु गणना है, पूरी एक लिस्ट थमा दी, पशु गणना की जनसंख्या की, सभी जिलों की जनसंख्या की लिस्ट थमा दी। तो वो चीजें ना तो अपने को याद होती है, और अलग से आंकड़ों का इतना प्रेशर होता है कि अपन उसको याद नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप एक ही सोर्स का इस्तेमाल करें, जो विजय सियाग सर की जो बुक है उसको। और अगर आप इसके साथ में आप अगर लेना ही चाहते हैं और अगर रखना ही चाहते हैं तो हरिमोहन सक्सेना की बुक है हिंदी ग्रंथ अकादमी, जरूरी नहीं है। हिंदी ग्रंथ अकादमी से हरिमोहन सक्सेना की बुक आती है, वो पास में रख सकते हो, क्योंकि लगभग इसमें मैटर शामिल है। मैं खुद इसको पढ़ता हूं तो इसमें लगभग पूरा मैटर शामिल है। अगर आपके पास है तो आप इससे इसमें चीज ऐड कर लो। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा आपको एक जो निकालने हैं वो निकालने हैं PYQ। PYQ आपको अच्छे से निकालना है। PYQ कहां से निकाल सकते हैं, कोई भी बुक से निकाल सकते हैं। अगर आप दिशा से निकालते हैं तो इसमें ये ध्यान रखना है, ओनली फॉर RPC के क्वेश्चन निकालो, क्योंकि उसमें क्या है, इसके अलावा क्या दे रखा है। जैसे RPC में जो दिशा में है इसमें क्या दे रखा है, जैसे कोई BSTC का, PTT का, पुलिस का, जेल पुलिस, ऐसे क्वेश्चन RPC कभी नहीं पूछती है। तो आप क्या करो, इसमें कोशिश ये करो कि जो RPC ने क्वेश्चन दिए वो आप निकालो। दूसरी इसके अंदर क्या है, जैसे ही टॉपिक पढ़ा, जैसे मान लो आज अपने टॉपिक पढ़ा भौतिक विशेषताएं, तो जैसे ही अच्छे से एक बार तो इसका अच्छे से पूरी बुक पढ़ लो, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है तो वो अच्छे से पढ़ लो। करीब करीब सेकंड ग्रेड के सिलेबस में 180 के आसपास पेज है जो इस बुक्स के आपके काम के हैं, तो उसको पढ़ लो एक बार तो रफली ऐसे पढ़ लो। दूसरी बार जब पढ़ते हो, जैसे ही भौतिक विशेषताएं पढ़े, तो इस किताब से पढ़ने के बाद में RPC ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उनकी कोई बुक लाके और फिर इसमें क्या करो, हाईलाइट करो। इस चीज को इसमें क्या करो, हाईलाइट करो कि ये क्वेश्चन RPC के अंदर आया हुआ है। तो जिससे क्या है, आपका जब दूसरी बार पढ़ोगे तो आपका ध्यान, इसके अलावा कोई मान लो ऐसा फैक्ट है जो क्या है, इस मान लो इसमें नहीं है, अगर विजय सियाग सर की बुक्स में नहीं है अगर कोई फैक्ट, तो वो फैक्ट आप उसमें खूब स्पेस है तो वहां पर आप रख लो, क्योंकि आपको स्मार्ट स्टडी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। अब वो जमाना गया जब आप ट्रिक के, मैराथन, ब्रह्मास्त्र या GK ट्रिक है, वो चीजें अब RPC से दूर है। आपको अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, और ये अच्छी बुक्स है, लगातार कई साल से जुड़े हुए हैं, और ये आप अगर आप इसको अच्छे से 5 से 7 बार पढ़ लोगे तो कोई संभावना नहीं है कि क्वेश्चन गलत हो। तो ये आप पढ़ सकते हो। इसमें पहले सोर्स के रूप में आप विजय सियाग सर की रख लो, और दूसरी क्या है, हरिमोहन सक्सेना की बुक पास रख लो, क्योंकि उसमें कई चीजें हैं, मान लो अगर इसमें नहीं है तो वो ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, आपका कॉन्सेप्ट बन नहीं पाएगा हरिमोहन सक्सेना से, और जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तब तक ज्योग्राफी में सवाल अच्छे ही नहीं होते। तो मैं क्या है कि ज़्यादा जो विद्वान वाली बात है वो अपने पास है नहीं, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं और मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, क्योंकि शिक्षक के साथ साथ मैं एक विद्यार्थी भी हूँ, क्योंकि मैं लगातार पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो इसलिए क्या है, मुझे पता है कि कौन सी चीज़ आपको याद रह सकती है। भाई जो चीज़ मुझे नहीं याद रह सकती है वो मैं आपको सजेस्ट ही नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे अगर याद नहीं होगी तो मेरे भाई और बहन को कैसे याद होगी। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वर्तमान समय में क्या है, मूल पुस्तकों का एक बहुत ट्रेंड चल रहा है कि मूल पुस्तक ले आओ, मूल पुस्तक ले आओ। पुस्तक लानी आसान है, जब तैयारी शुरू करते हैं, आप शुरू करो या मैं शुरू करो, कोई भी करते हैं, तब तो एक जोश होता है अंदर कि कोई भी चीज़ होगी तो हम याद कर लेंगे, एक बार बता दो। लेकिन जैसे जैसे तैयारी करते हैं, सिलेबस देखते हैं, तब ये लगता है चीज़ें सीमित होना जरूरी है, लिमिटेड मैटर होगा, बार बार उसका रिवीजन होगा, तब भी हम चीज़ें कवर कर पाएंगे। तो इसके बारे में ये है। अब जो दूसरा पोर्शन आता है वो अपने आता है राजस्थान का, यहां से लेकर और यहां तक, ये है राजस्थान का इतिहास।
इसके भी मैंने आपको बता दिए हैं 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान के इतिहास से भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब क्या है, पहले थोड़ा सिलेबस में अब थोड़ा चेंज है। जैसे राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता स्थल और उनका महत्व, ये सभ्यताओं का टॉपिक है। पहले इसमें क्या, सेकंड ग्रेड के सिलेबस में 4 सभ्यताएं थी, कालीबंगा, आड़, बेराट और गणेश्वर, ये 4 ही थी। अब इसने क्या है, बड़ी बड़ी सभ्यता तो 4 है, लेकिन उन्होंने अन्य स्थल में उनका महत्व भी पूछ लिया है, तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखना है। सेकंड पोर्शन के रूप में है जैसे राजस्थान की राजपूत राजवंशियां, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़ के, रणथंभौर के और जालोर के। फिर ये स्पेशल राजस्थान और मुगल, मेवाड़, मारवाड़, आमेर और बीकानेर में ये शासक पूछे हैं। जैसे मेवाड़ में ये सांगा प्रताप, आमेर के ये मानसिंह है, और संदरसेन जोधपुर के, और बीकानेर के राज सिंह, और मेवाड़ के राज सिंह। इनके क्या संबंध अंग्रेजों अब उनके मुगलों के साथ रहे हैं। तो ये तो है प्राचीन राजस्थान का प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास कह सकते हैं, और ये है वो है आधुनिक इतिहास। अब सबसे ज्यादा इस पर डिमांड होती है कि राजस्थान के इतिहास के लिए क्या पढ़े। मेरी तो सलाह ये है कि अगर आपके पास में कोई पहले से 2 से 4 बार बुक पढ़ी हुई है तो आप उसी बुक्स को पढ़ो। अगर आप कहते हो कि हमारे पास में कोई भी बुक्स नहीं है, कुछ भी पढ़ने का नहीं है, तो आप एक तो बुक आती है हुकुमचंद जैन एवं माली, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति करके एक किताब आती है। ये बुक्स तो आपके पास होनी चाहिए क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित है। इसके अलावा आप स्पेशल सिलेबस के रूप में देखना चाहते हो तो आप गणपत सिंह के नोट्स आते हैं, वो देख सकते हो, और ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास में कोई आपने पहले पढ़ा है, क्योंकि सभी मैटर चेंज करना जरूरी नहीं। ऐसे नहीं कि थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू की तो सारा मैटर ही चेंज करना है, कोई जरूरी नहीं है। आपने अगर पहले आपके पास अच्छी बुक है तो आप उस बुक से भी देख सकते हैं। इसमें अब क्या है, थोड़ा ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि जैसे जो ये इतिहास है, जैसे सभ्यताओं से लगभग आपके संभावित 2 क्वेश्चन आएंगे, और 2 क्वेश्चन इनसे आएंगे, क्योंकि ये स्पेशल राजा दे रखे हैं जैसे सांगा, प्रताप, राज सिंह, मान सिंह, चंद्रसेन और राय सिंह। इनसे इनको थोड़ा डीप तैयार कर लेना, क्योंकि इनसे थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आपको स्पेशल जब इन्होंने पूछा है तो इनके दे सकते हैं। बाकी ये जो पोर्शन होता है इससे संभावित 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर क्या करना है, 1 और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ये ध्यान रखना है कि इसमें थोड़े PYQ पर ध्यान देना है। PYQ पर ध्यान देना है, और इसका लिमिटेड मैटर ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें फिर पूरा जैसे जोधपुर का इतिहास आएगा, जो जयपुर का है वो आएगा, बूंदी, भरतपुर वगैरह सब इतिहास आएगा। तो इसमें लिमिटेड मैटर पढ़ना है, और इन चीज पर यहाँ पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। आधुनिक है, इसको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इसके भी करीब करीब 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और इसके लिए आपके पास में हुकुमचंद जैन की किताब ले आओ, और अगर आपके पास कुछ भी नया नहीं है तो आप गणपत जी की जो नोट्स आते हैं, जो हस्तलिखित होते हैं, वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई बुक है अच्छी, चाहे कोई भी गाइड या बुक है और उसमें अच्छे से दे रखा है, तो आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। प्लस इसमें इतिहास में आपको क्या है, PYQ पर ध्यान देना है। जो पुराने RPC के आए हुए क्वेश्चन है उनको आपको अच्छे से ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो क्या है कि आपको जो RPC की अप्रोच है उससे पता नहीं लग पाएगा। दूसरी ये बात है कि इसमें कुछ क्वेश्चन RPC हमेशा अटपटे देती है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया ऐसा कुछ, जैसे अभी एक क्वेश्चन किसमें था, अभी आया था कि गांधी जी जो नमक सत्याग्रह कर रहे थे तो कौन सा वाद्य यंत्र बजा रहा, तो सब स्टूडेंट क्या है कि RPC ने ये क्या पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया। भाई पेपर में 100 प्रश्न थे, एक प्रश्न पर चर्चा कर रहे हो और बाकी 99 प्रश्न है उस पर चर्चा नहीं कर रहे हो। और सेकंड ग्रेड में मैक्सिमम जो टॉपर रहता है वो भी 70 क्वेश्चन तो हाईएस्ट है जीके के अंदर आपकी। अगर आप 65 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में, इतने बड़े सिलेबस में आप बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं। मेरे खुद के भी 65 से 70 क्वेश्चन राइट हुए थे जीके पेपर में, और अब तो वर्तमान में ट्रेंड बदल रहा है, पास होने की चुनौती है। और आप क्या कर रहे हो, एक एक क्वेश्चन को पुटअप कर रहे हो, एक क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन जो RPC बनाती है, क्वेश्चन बनाने की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि महाराणा प्रताप पर भी 100 बुक आती है, लेकिन पढ़ने की एक लिमिट होती है।
आपको लिमिट में पढ़ोगे। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर, अगर मान लो 10 5-7 प्रश्न ऐसे आते हैं तो वो सिर्फ आपके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए आते हैं कि स्टूडेंट कितना सीरियस है, क्या उसको पता है कि कौन सी चीजें स्किप करनी होती है जीवन में और कौन सी चीजों पर ज्यादा ध्यान देना होता है। तो जो ऐसे 7 और क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन पर जो ध्यान ज्यादा देता है वो बाहर होता है, और जो ये देख लेता है कि ये चीज अपने काम की नहीं है, वो स्टूडेंट यहाँ पर सफल हो जाता है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी जरूरी है। तो इसमें ये बुक आपके पास में होनी चाहिए 100%। कोई भी बुक गाइड हो, ये बुक रख लो, क्योंकि थोड़ी हिंदी ग्रंथ अकादमी से है और थोड़ी वेरीफाई बुक है, तो इसका अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो अगली बात करेंगे वो करेंगे, हाँ ये है अगला जो पोर्शन है वो है राजस्थान की कला संस्कृति। अब जो राजस्थान की कला संस्कृति है, इसके ऊपर एक थोड़ा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। जो ये है ना, जो राजस्थान का जो आधुनिक इतिहास, इसके लिए एक आरबीएससी क्लास 9th की एक छोटी सी बुक आती है जो नवीं क्लास स्कूल के अंदर चलती है। उस बुक्स में ये टॉपिक बहुत अच्छे से दे रखे हैं और कई बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये यहाँ से इस बुक से क्वेश्चन उठाए। छोटी सी बुक है, अगर आप देखोगे तो एक दिन में उसको आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें कुछ चीजें बहुत अच्छे से दे रखी है। तो ये बुक भी आपके पास में थोड़ी देख लेना आप इसको, क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं। अब है राजस्थान की कला संस्कृति। कला संस्कृति में आपको पहले ही बता दिया है कि हुक्मचंद जैन, ये बुक तो आपके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा आपको क्या करने, नोट्स। ज्यादा बुक के चक्कर में कला संस्कृति में ज्यादा फंसना नहीं है। आपके पास अगर नोट्स है किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के या अच्छे टीचर्स के, अगर आपके पास नोट्स है तो उन नोट्सों को पढ़ो और उसमें हुक्मचंद जैन से उसको वापस वेरीफाई करते रहो। क्योंकि अगर आप इसके पढ़ोगे अगर बुक्स, तो बुक्स की क्या है, कोई लिमिट नहीं है। बहुत ज्यादा बड़ी बुक आती है, अगर अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो इसके अंदर आप क्या है, नोट्स पर रखो। ऐसे नहीं है कि सेकंड ग्रेड दे रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं तो सभी चीजें बुक से पढ़ना जरूरी है। और इसमें भी ये है कि आपको वापस वही है कि कुछ तथ्य ऐसे आएंगे जो क्या होंगे, ऐसे होंगे जिनका कोई टांग और पूंछ नहीं है, उनको आपको क्या करना है, स्किप करना है। तो इसके अंदर आपको हुक्मचंद जैन को अच्छे से देखना है। और इसके अलावा क्या है कि आपके किसी भी के नोट्स आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। और जैसे इसमें जो टॉपिक है पहला, जैसे लोक, वो दूसरी स्लाइड में रह गया था, लोक देवता व देविया। फिर है राजस्थान के संत जो भी है, स्थापत्य है जैसे मंदिर है, दुर्ग है, महल है और स्मारक है, चित्रकला है, मेले और त्योहार है, रीति रिवाज है, पोशाकें है, आभूषण है, हस्तशिल्प है, लोक संगीत है, नृत्य है, प्रदर्शन कला है। इसमें लोक संगीत नृत्य में वाद्य यंत्र वगैरह अच्छे से देखना है। भाषा और साहित्य है और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। और ये सब टॉपिक है। ये जो आरबीएससी क्लास 10 की एक बुक चलती है उसमें भी दे रखे हैं, तो उसको भी आप थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेन ये है जो आपके पास नोट्स है और ये बुक्स इनको आप अच्छे से अपने पास में होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें वही बात है कि पीवाईक्यू, पुराने प्रश्न पत्र है, वो आपके सबसे अच्छे दोस्त है। जब भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगे, टॉपिक वार आप पीवाईक्यू देखो। जैसे ही आप लोक देवता और देविया टॉपिक पढ़े तो उसके क्या है, क्वेश्चन देखो कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे नहीं कि लोक देवता में अपन कथाएं कुछ और पढ़ रहे हैं जबकि उनका क्वेश्चनों से कोई संबंध नहीं है। अगर मान लो ऐसी 4 पेज में कथा दी हुई है लेकिन क्वेश्चन है वो एक फिक्स पैटर्न पर पूछा जा रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को कैचअप कर पाओगे। और अगर इतिहास और कला संस्कृति, आरपीसी पीवाईक्यू,
जो पुराने पेपर है उनको आपको क्या है थोड़ा ये ध्यान रखना कि प्रश्न पत्र है वो आरपीसी के होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जैसे अधीनस्थ बोर्ड करवाते हैं, अधीनस्थ बोर्ड ने अभी थर्ड ग्रेड के अंदर थोड़ा लेवल चेंज किया है, उससे पहले तो उसका कोई मतलब इतना खास लेवल भी वन लाइनर के थे वो आपसे पूछे ही नहीं जाएंगे। तो इसके लिए आपको एक बुक आती है गुरुचेला पब्लिकेशन से। सत्ताराम जानी सर करके हैं, उनकी ये बुक्स आती है गुरुचेला पब्लिकेशन से, जिसमें इतिहास और कला संस्कृति के टॉपिक वाइज आरपीसी में आए हुए क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप जैसे लोक देवता और लोक देविया टॉपिक पढ़ो, उसके बाद आरपीसी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं उनको आप मिलाओ। और इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है बुक को मुझे लगी वो है हिंदी ग्रंथ अकादमी की। इसमें क्या है सारी जो क्वेश्चन की व्याख्या है वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों से दी हुई है, तो आपको ये पता लगेगा कि आरपीसी कहां से क्वेश्चन पूछ रही है। इसमें जैसे आप देखोगे तो 70% व्याख्याएं आपको इतिहास कला संस्कृति में हुकुमचंद जैन से मिल जाएगी, तब आपको ये पता रहेगा कि हाँ क्वेश्चन है वो हुकुमचंद जैन से किताब से पूछा जा रहा है। तो इसके अंदर इतिहास और कला संस्कृति के अंदर आप इस बुक्स को पीवाईक्यू रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेन ये टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं। अगले अगर अपन बात करें जो चौथा प्रश्न आता है जो राजस्थान जीके का, वो है राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। सबसे ज्यादा उलझाने वाला टॉपिक है, उसको ये आरपीसी इसमें लगातार क्या है फैक्ट पर काम कर रही है, बहुत ज्यादा फैक्ट पूछ रही है। तो इसके लिए क्या अपन पढ़ सकते हैं, इसके अंदर अपन क्या रणनीति हो सकती है। तो इसके अंदर अगर आप बुक की बात करो तो बुक का सबसे बढ़िया अच्छी बुक आती है राहुल चौधरी की, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था करके बुक आती है राहुल चौधरी की। आप उस एक बुक्स को पढ़ना है। इस एक बुक में मुझे थोड़ी सी कमी लगी वो फैक्ट, थोड़े से फैक्ट क्या है मिसिंग है, तो वो फैक्ट आप कहां से कवर कर सकते हैं। तो उन फैक्टों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी ऑफिशियल साइट्स, इनकी ऑफिशियल साइट, जैसे ही आप गूगल पर राज्यपाल लिखोगे तो राज्यपाल के ऊपर अबाउट इट मुझे जानो ऐसा करके लिखा हुआ आएगा कि क्या है राज्यपाल। तो वहां पर जैसे राज्यपाल के क्रम है तो वहां पर एकदम ऑथेंटिक क्रम आपको मिलेगा। तो आप उस ऑफिशियल साइट की विजिट करते रहो और जो राहुल चौधरी की बुक है उसको बार बार आप बार बार उसको पढ़ो और इसके अलावा इन ऑफिशियल साइट्स का इस्तेमाल करो। तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। तो इन चीजों को आप क्या करना है अच्छे से आपको तैयार करना है। अब इसके लिए क्या रणनीति हो सकती है, पॉलिटिको राजस्थान पॉलिटिको कैसे पढ़ना है। तो राजस्थान पॉलिटी के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि जो थोड़ा इसको क्या है मिटा देते हैं ताकि चीजें अच्छे से लिख पाएंगे वापस। जैसे राजस्थान पॉलिटी पढ़ने की अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए। अधिकतर बच्चे कहते हैं कि राजस्थान पॉलिटी को किस प्रकार से पढ़ा जाए। तो मेरी ये रणनीति है कि आप पहले तो इसको पूरी पढ़ो। जैसे मान लो आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो कोई हर्ज नहीं है, आप कोई क्लास देख लो, अच्छे से क्लास देख सकते हो। जैसे क्लास किसकी देख सकते हैं आप, राहुल चौधरी की देख सकते हो और डॉक्टर कांदराज पुनियाचार्य, क्योंकि किताब लेके बैठ गए समझ में कुछ आ नहीं रहा है, 2 बार पढ़ ली और कुछ भी पहले नहीं पढ़ रहा है, तो उससे बढ़िया है कि क्लास देख लो, कोई भी बुराई नहीं है। तो उसको क्लास देखोगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक बार तो आप क्या कर लो, जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, राज्य विधानसभा, उसके क्या अनुच्छेद है क्या वगैरह और फैक्ट क्या क्या है, वो एक बार तो अच्छे से पढ़ लो। फिर जब आप दूसरी बार, तीसरी बार, 2-3 बार पढ़ने के बाद आप देखते हो तो इसमें क्या है आपको फैक्ट पर काम करना पड़ेगा।
बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर फैक्ट तो याद नहीं होते, कोई इलाज भी नहीं है। दूसरा, कोई ऐसा तरीका भी नहीं है मेरे पास, कोई ट्रिक भी नहीं है कि आपको फैक्ट से पीछा छुड़ा सके, क्योंकि आरपीसी पूछ ही नहीं रही कि राज्यपाल का क्या काम है। आरपीसी तो ये पूछ रही है कौन सा राज्यपाल है वो, कौन कौन से अन्य राज्यों का राज्यपाल रहा, इससे पहले वो कहाँ था, उसके क्या कार्यकाल थे और क्रम क्या है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री में कौन से मुख्यमंत्री दूसरे अदर स्टेट के राज्यपाल रहे हैं। विधानसभा है, पहली विधानसभा में क्या हुआ, दूसरी विधानसभा में क्या हुआ। उच्च न्यायालय है, राजस्थान उच्च न्यायालय, कौन से न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने, मुख्य न्यायाधीश बने। पंचायती राज प्रणाली है, तो इसमें भी जो पंचायती राज अधिनियम 1994 है उसकी धाराएं पूछ रही है। इसके अलावा जैसे ये शहरी स्थानीय स्वशासन है, उसमें भी वही राज्य सचिवालय में कौन कौन से सचिव था, सबसे ज्यादा किसका सचिव का कार्यकाल रहा, या कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन सा जो सचिव था, ये पूछ रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीसी में कौन कौन से महिलाएं रही, किन किन ने इस्तीफा दिया, कौन कौन से आरपीसी के सदस्य जो बाद में मंत्री बने, कोई एमपी एमएलए बना, या कौन कौन से जो यूपीसी में चले गए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर आपको क्या, यहाँ पर फैक्ट बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो फैक्ट पूछे जा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट के बाद में फैक्ट थोड़े याद होना मुश्किल है। तो इसको आपको कैसे करना है, इसके में नियम, एक मेरा नियम चलता है कि 1/2 नियम। 1/2 नियम क्या है? 1/2 नियम ये है कि आपको क्या करना है, जैसे टॉपिक अपना उदाहरण लेते हैं राज्यपाल। अब 1 2 3 बार अपने राज्यपाल अच्छे से पढ़ लिया कि भाई राज्यपाल ये होता है, ये इसके काम है, शपथ वगैरह कौन दिलवाता, उसको अच्छे से देख लिया। अब जब अगली बार आप पढ़ो तब आप ऐसे करो कि 1 बार राज्यपाल की थ्योरी पढ़ो और 2 बार इसके फैक्ट पढ़ो। अगली बार जब रिवीजन करो तब थ्योरी मत पढ़ो, ओनली फैक्ट के सारे इसका रिवीजन करो, तब आपको क्या है, ये पूरे फैक्ट अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके अलावा क्या है, जो थ्योरी पोर्शन है इसमें राज्यपाल है, जैसे शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब शॉर्ट नोट्स बनाओ, जैसे 153 एक शब्द आप लिख दो, 156 155 एक शब्द आगे लिख दो, जिससे आपको क्या है याद हो। तो वो चीजें जैसे 100 अगर कोई भाग है तो इसको 1 2 इसको बार बार रिवीजन करोगे तो ये आपके आसानी से पोर्शन। इसमें थोड़ा से हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि एक तो लैंग्वेज और ऊपर से पूछ लेते हैं फैक्ट। तो फैक्टों को अच्छे से तैयार करो। और फैक्टों के संबंध में ये कि जरूरी नहीं है कि आपको जब आप दूसरी बार रिवीजन करते हैं एक ही बुक्स को, अगर इस बुक से आपको लग रहा है फैक्ट याद हो गया तो आप ऑफिशियल साइट जाओ, और कोई बुक्स आती है और कोई नोट्स है तो उसमें कॉन्सेप्ट तो आपके वैसे भी क्लियर है कि राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां, वो तो सब क्लियर है। तो आपको तो क्या करना, ओनली फॉर फैक्ट ऐड करना। तो उसमें देखो कि भाई ये नया फैक्ट है, इस फैक्ट को यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो आप खुद क्या है, इससे आपकी क्या है कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगली पोर्शन के रूप में जो 5वां पोर्शन आता है वो आता है राजस्थान करंट अफेयर्स। राजस्थान करंट अफेयर्स, इसमें ये ध्यान रखना है एक तो कि ओनली फॉर राजस्थान का ही पढ़ना है। कुछ बच्चे ये कहते हैं इसमें राजस्थान लिखा हुआ है और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत के, तो भारत के क्वेश्चन नहीं पूछना, अगर उसके कोई राजस्थान से संबंध है तो ही आपसे पूछेगा, बाकी आपसे अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या पढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको एक तो नियमित रूप से क्रोनोलॉजी पढ़नी है। जो क्रोनोलॉजी आती है उसको आपको नियमित रूप से अध्ययन करना है। इसके अलावा 2 नंबर आती है वो आपको पढ़नी है सूजस। राजस्थान सरकार खुद प्रकाशित करवाती है, लेकिन क्या होता है कि सूजस ओरिजिनल तो अपना ज्यादा पढ़ नहीं पाते क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी क्लास ले लो, कोई भी ऐसी जो सूजस की क्लास लेते हैं उससे आप इसको क्या है क्लियर कर सकते हैं। और मेरा तो ये व्यक्तिगत सुझाव है आपको कि आप अगर करंट अफेयर्स आपको पता नहीं है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे करंट को याद करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे जैसे जो नोवेल पढ़ते हैं या अपन कोई
कहानी पढ़ते हैं, उस टाइप से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो उस टाइप से करंट अफेयर्स आपको समझ में नहीं आएगा। आप अगर कितनी कोशिश करोगे तो वहां आप करंट अच्छे से नहीं कर पाओगे। आपको करंट पढ़ने का भी जो आइडिया है वो पता होना चाहिए। और वो आप कहाँ से सीख सकते हैं? तो YouTube पर आपको एक क्लास मिल जाएगी, विकास गुप्ता। विकास गुप्ता हर मंथ का करंट करवाते हैं। और दूसरी बात, उसकी हैंड रिटन आपको PDF भी उपलब्ध करवाते हैं। तो इसकी राजस्थान की करंट की कितनी क्लासें आती है? 1 महीने में 2 क्लास। जब 2 क्लास आती है तो आप उन PDF को, जो ओनली फॉर राजस्थान की है, मान लो 30-40 पेज, तो उस क्लास को भी ले सकते हैं। आप क्लास ले लो विकास गुप्ता सर की, और PDF आती है मंथ वाइज, वो PDF डालते हैं, PDF ले लो, और 2 क्लास उसकी आती है महीने की, वो पढ़ो। और इसके अलावा आपको एड ऑन करना है। सूजेस की क्लास लगभग तो ये शामिल कर लेते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपको कहीं भी कमजोर रहने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल रहता है कि करंट अफेयर्स है, उसको हमें कब से पढ़ना है? हमें कब से इसका करंट अफेयर्स पढ़ना है? जैसे करंट के संबंध में अपने ये टॉपिक तो ऐसे दिया हुआ है, लेकिन करंट राजस्थान का पूरा ही है। कब से शुरू करना है? तो आपको शुरू पढ़ना है करंट 6 महीने का। मतलब आपको 1 जनवरी से करंट अफेयर शुरू कर लेना। 1 जनवरी से आप करंट अफेयर्स शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 7 महीने के अंदर आपका एग्जाम है, तो 6 महीने का ही होगा। जुलाई में एग्जाम है, तो आपको 1 जनवरी से करंट अफेयर्स शुरू कर देना है। यदि दिसंबर से कोई पढ़ते हो तो भी इसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। इसमें फिर आपको 2 भागों में बांटना है। 2 भागों में से बांटना है, जैसे जून, मई और अप्रैल। इन 3 महीनों का करंट तो आपके बहुत मजबूत होना चाहिए। यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। और यहां पर आपको क्या करना है, एक पर डिपेंड ही नहीं रहना। 10 क्वेश्चन आते हैं, मैंने विकास गुप्ता कह दिया, विकास गुप्ता पर ही डिपेंड नहीं रहना है। आपको कोई और अच्छी चीज लगती है, इसमें एड ऑन करो। और दूसरी ये है, जो जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च अब से शुरू करेंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च, इसका मीडियम पढ़ लो। एक ही पढ़ लो, एक जगह से पढ़ लो, यहां से पढ़ लो, कपिल चौधरी से पढ़ लो, और भी कुछ है, क्रोनोलॉजी पढ़ लो अगर आपको सीधी समझ में आ रही है, कुछ भी एक ग्रंथ पढ़ लो। लेकिन यह जून और मई और अप्रैल, इन 3 महीनों, क्योंकि जो एग्जाम से पहले का 3 महीना, उस पर आरपीसी विशेष फोकस करती है और बहुत सारे इसमें आंकड़े पूछती है, तो उनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहां पर कोई और भी कुछ चीज आपको मिलती है तो उसको भी आप एड ऑन कर सकते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि करंट रोज पढ़ो, रोज 30-40 मिनट करंट पढ़ो। पढ़ना क्या, पढ़ना यही चीजें पढ़ो सेम। ऐसे नहीं है कि रोज का करंट अफेयर्स पढ़ रहे। बहुत सारे बच्चों को देखता हूं, सुबह दिन जब उठते हैं और रजाई से निकल के और सीधा करंट अफेयर्स पर ही गिरते हैं, और सुबह के 2-3 घंटे करंट अफेयर्स में खराब कर देते हैं और स्टैटिक्स करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। स्टैटिक्स का मतलब जैसे कोई मुख्यमंत्री आ गया तो फिर मुख्यमंत्री के बारे में बहुत सारी डिटेलें पढ़ते रहते हैं। वो करंट आरपीसी नहीं पूछती है, वो एसएससी का करंट है। या करंट आपको वही घटना पूछी जाएगी जो उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर हुई, और उसी में से ही आपको पूछी जाएगी। तो आप शाम के टाइम इसको 30-40 मिनट, जो भी आपका सोर्स है, उसको बार बार पढ़ो, क्योंकि करंट के अंदर क्या आंकड़े हैं। जैसे कोई 2000 करोड़ की परियोजना है तो उसको वो 3000 करोड़ करेगा। तो ये जब बार बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगी। अपन क्या करते हैं कि पढ़ते नहीं है, करंट को एक साइड रख देते हैं। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते नहीं है। लास्ट महीने में अब क्या पढ़े, और लास्ट महीने में कोई गाइड वगैरह कोई बुक आती है, वो बुक कितना ही कवर कर पाएगी। एक लड़का है जिसने जनवरी से पढ़ना स्टार्ट किया करंट अफेयर्स, और रोज आधा घंटा पढ़ता है। जनवरी में पढ़ा, फरवरी में, मार्च में, फिर अप्रैल, मई और जून, उसने 2-2 सोर्स इस्तेमाल किए, और जो भी देखा उसको अच्छे से लिखा। शॉर्ट में कोई डाटा याद नहीं रखता है तो उसको लिखा,
और एक आप हो जो एग्जाम के लास्ट में मान लो जून या जुलाई में आके तैयार हुई, अब कौन सी बुक आती है, उस बुक्स को मेरे को तैयार करना है। और अब वो बुक्स आएगी, वो 3-4 प्रश्न ही कवर कर पाएगी। मान लिया उसने कवर भी कर लिए 7-8 क्वेश्चन, तो अपन को याद नहीं रहेगा। तो इसलिए ये थोड़ी क्या है, रणनीति होती है जो चीज, वो बहुत बड़ी एक काम होता है, तो उसको आपको विशेष फोकस करना है। तो इन चीजों को अगर आप करंट के अंदर फोकस करोगे तो मुझे नहीं लगता है आपको कोई दिक्कत आएगी। रोज का टाइम फिक्स करो, आगे अपन बात भी करेंगे कि किस प्रकार से एक अच्छा टाइम टेबल हो सकता है। अब जो राजस्थान के 50 क्वेश्चन थे उनके बारे में चर्चा हो चुकी है। अब अपनी चर्चा रहेगी वो यहां से लेकर और यहां तक, और ये जो भारत और विश्व जीके के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत और विश्व जीके के जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले है जैसे विश्व का भूगोल। पांच प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉपिक क्या है, महाद्वीप और महासागर एवं इनकी विशेषता एक टॉपिक, वैश्विक पवन प्रणाली 2, पर्यावरणीय मुद्दे और नीतियां 3, प्रमुख मानव व्यवसाय 4 और जनसंख्या वितरण और प्रवास 5। बड़े बड़े रूप से 5 ही टॉपिक है और 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग एक टॉपिक से एक प्रश्न पूछा जाता है। अब क्या होता है, इसके लिए आप क्या पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि आप कोई भी नोट्स पढ़, कोई भी नोट्स हो। जैसे मैं आपको व्यक्तिगत रूप से कहूं तो कलाम की जो बुकलेट आती है, इससे आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी बात कि इसमें विश्व भूगोल में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें सावधानी क्या रखनी है, सावधानी ये रखनी है कि अधिकतर बच्चे इस पोर्शन को क्या करते हैं, जो मान लो साइंस मैथ बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, इस टॉपिक को स्किप करते हैं कि हमें ये टॉपिक बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है या बहुत ज्यादा लेंथी लग रहा है। तो लेंथी नहीं है, टॉपिक को लेंथी बनाया किसने, गाइड वालों ने। क्योंकि गाइड जो लिखता है उसका सेकंड ग्रेड से उतना ही संबंध है जितना मेरा ट्रम्प से, कोई संबंध ही नहीं है। उन्होंने एग्जाम दिया, कब दिया कोई पता नहीं, आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले एग्जाम दिया था, और अब उनको वो मतलब उस फील्ड में इतने नहीं आए हुए हैं कि वो आराम से ध्यान से देख सके कि भाई सिलेबस में क्या है, क्या हमारी डिमांड है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके तो सिस्टम चलता है कॉपी पेस्ट, नाइट में सिलेबस जारी हुआ, सुबह बुक उपलब्ध है, और इस चक्कर में क्या है आप पिस जाते हो। पिसते कैसे मैं बताता हूं। जैसे एक अपने टॉपिक है महाद्वीप और महासागर उनकी विशेषताएं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम। मैंने आज तक सेकंड ग्रेड के 10 पेपर देखे हैं, जब से हमारी वैकेंसी के टाइम से लेकर और आज तक सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 पेपर हुए। क्योंकि सेकंड ग्रेड का सिलेबस क्या काम करता है, आपको पहले ही बताया, लाइब्रेरियन में सेम है, पीटीआई में सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में सेम है, और सेकंड ग्रेड खुद दिए सामान्य विभाग का और संस्कृत विभाग का, ऐसे करके 10-12 पेपर हो चुके हैं। और 10-12 पेपर आप देखोगे तो एक महाद्वीप और महासागर की एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आप अगर गाइड या कोई क्लास वगैरह कोचिंग में देखोगे तो क्या है, इस पेज पर क्या है, 60 से लेकर 100 पेज का मैटर दिया हुआ है, और मैटर इतना दिया हुआ है कि स्टूडेंट पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। कौन सा महाद्वीप, उसमें कौन कौन सी नदियां, न क्या उनकी सहायक नदियां कौन सा है, न वहाँ पशु कौन सा है, न ऐसा कसा करके और इसको 100 पेज में दे दिया। और भोले भाले स्टूडेंट जो क्या है, ओनली फॉर पढ़ने पर विश्वास रखते हैं, रणनीति कुछ नहीं, सुनना किसी को भी नहीं, ओनली फॉर किताब लाए और गाइड लाके बैठ गए, और बैठ के की पढ़ाई खूब की लेकिन चयन नहीं हो रहा है। पढ़ाई खूब की पर चयन नहीं हो रहा। क्या पढ़ा, कितना पढ़ा। और दूसरी बात यह है कि
रणनीति से पढ़े या नहीं पढ़े। अब क्या है, ये पहला ही टॉपिक और 60-70 पेज, नदियां, खाड़ियां, जल संधियां, बहुत सारे फैक्ट, इतने फैक्ट कि बच्चा यहां तक आ ही नहीं पाता है और यहां तक ही ये टॉपिक को थक देता है। तो जो साइंस और मैथ बैकग्राउंड के या जिनके जीके पहले पढ़ा है उनको ये सलाह है कि इस टॉपिक को स्किप कर दो। आप अपना सिलेबस 99 का ही रखो कि मेरे पेपर में 99 क्वेश्चन आएंगे और हद से हद 98 दो आ जाएंगे, इससे कुछ बड़ा होना नहीं है। शॉर्ट नोट्स के रूप में 15 से 20 पेज बस। लास्ट कौन से मास, इसमें मेन क्या रखना है, कौन से महाद्वीप बड़े, क्रम क्या जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से, और कौन कौन से मेन पर्वत है और मेन नदियां कौन सी है, उसकी सहायक नदियां ये खाड़ी में गिरती है। अपने को राजस्थान की भी याद नहीं रहती है, लूणी भी भूल जाते हैं और वहाँ याद जाकर अमेजन को करते हैं, तो वहाँ उल्टी जो गधा मेहनत है उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप इन टॉपिक पर फोकस करो। वैश्विक पवन प्रणाली बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, आराम से कर सकते हैं। पर्यावरणीय मुद्दे और नीतियां करंट अफेयर्स का टॉपिक है। पूरी तरीके से करंट जैसे सम्मेलन होते हैं पर्यावरण से संबंधित, उन सम्मेलनों के बारे में, जैसे कोप हुआ, कोप की क्या थीम थी, कौन से देश में हुआ, कब हुआ, कौन सा थीम था, कहां पर हुआ, ये सब चीजें पूछी जाती है। या फिर ओजोन परत से संबंधित कौन कौन से सम्मेलन हुए। तो अच्छे कोई इतनी हार्ड टॉपिक नहीं है। ये एक नया टॉपिक जुड़ा था, प्रमुख मानव व्यवसाय। इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि प्रमुख मानव व्यवसाय में क्या है, तो इसके अंदर यही है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय है ना, जो जैसे इसमें कृषि, उद्योग और सेवा, ये इसमें जो मानव व्यवसाय करता है उसके बारे में। जैसे कृषि के बारे में तो वर्ल्ड के संबंध में कौन कौन सी कृषियां की जाती है, स्थानांतरित कृषि है, उसको किस देश में किन नाम से जाना जाता है। और उद्योग है, ये भी उद्योग जो सेकंड क्रिया विनिर्माण है उसके बारे में पूछा जाएगा, और सेवा के बारे में थोड़ी जानकारी पूछ जाएगी। ये टॉपिक है, आप एनसीईआरटी से तैयार कर सकते हो। एक तो ये 12वीं की एनसीईआरटी है उसमें टॉपिक है, और एक आरबीसी जो पहले बुक चलती थी उसमें भी भेज रखे। मेरा टेलीग्राम चैनल है मिशन सेकंड ग्रेड विद खेम बेनीवाल। आप अगर टेलीग्राम पर खेम बेनीवाल सर्च करोगे लिख के, तो वहां मैंने इस टॉपिक के लगभग इन पूरे सिलेबस की मैंने नोट्स वगैरह अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो ये नया चैप्टर है तो इसको तैयार कर लेना। फिर जनसंख्या वितरण है, वो प्रवसन, प्रवसन ये है प्रवास, माइग्रेशन। तो ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या की जो न्यूनतम नवी रिपोर्ट आती है, जो जैसे लास्ट डेट 2024 के अंदर आ रखी है, तो 25 के अंदर भी आई थी, तो उसको आप देख सकते हैं। उसमें कौन कौन से देश है वो टॉप पर है वगैरह है, ये पूछा जाता है। तो इसकी यही रणनीति है कि आप इसको क्या करो, महाद्वीप और महासागर है, इस टॉपिक को, इसको तो बाद में पढ़ो, किसी की हिम्मत हो तो पढ़ लेना, और कोई मेरे जैसा हो कि अपने तो 99 में से ही देना बेस्ट है। एक क्वेश्चन से कोई सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन महाद्वीप पढ़ने से अच्छा है कि अब मैं इस पूरे पोर्शन को 5 से 6 बार पढ़ सकता हूं। तो जिनके समझ में नहीं आता है वो तो स्किप कर देना। दूसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो कह रहे हैं 15 और 20 पेज में, वो भी उपलब्ध करवा देंगे, तो आप उसको देख सकते हैं। और तीसरे वो है कि हम तो जो गाइड वालों ने दिया है 100 पेज है, शायद 200 पेज है, वही पढ़ेंगे। तो ये उनकी मर्जी है, आप पढ़ सकते हैं। जो अगला पोर्शन आता है, वो आता है भारत का भूगोल। भारत भूगोल में भी देखो, भौतिक संरचना, जलवायु प्रणाली 2, नदी तंत्र 3, प्राकृतिक वनस्पति और जैव विविधता 4, ऊर्जा संसाधन 5। 5 ही टॉपिक है, और प्रश्न भी कितने पूछे जाते हैं, 5। तो लगभग एक टॉपिक से एक प्रश्न पूछा जाता है। क्या पढ़ सकते हैं? पढ़ने के रूप में आप, अगर आपके पास में एक बुक चलती है 11वीं क्लास के अंदर एनसीईआरटी की, भारत का भौतिक पर्यावरण,
अच्छी बुक है, एनसीईआरटी की है और इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि ये नहीं पढ़ना है तो बुक आती है परीक्षा वाणी की, उसमें ये 4-5 चैप्टर दिए हुए हैं, तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि जैसे ये भौतिक संरचना है, इनमें जैसे जो हिमालय वगैरह है, प्रायद्वीपीय है, उनको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। जलवायु प्रणाली है, जलवायु प्रणाली के जो सिद्धांत हैं वो थोड़े अच्छे से ध्यान रखना है। नदी तंत्र में आप पीवाईक्यू देखो, सहायक नदियां हैं उनका अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और जैव विविधता वाला टॉपिक है, नया जुड़ा है, इसके भी मैंने नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। इसमें क्या है, ये सब जो अभ्यारण्य वगैरह राष्ट्रीय कौन कौन से हैं या फिर जो रामसर साइट कौन कौन सी है, इन बारे में पूछा जाता है। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन ये है, इसमें क्या है, थोड़ा करंट पूछा जाता है। और करंट मतलब बजट या आर्थिक समीक्षा में कुछ आंकड़े आते हैं, वो पूछे जाते हैं। तो इसको जो ऊर्जा में जो खाने वगैरह है वो तो पहले ही तैयार कर लो, थोड़े बहुत जो 5-10 लाइन के आंकड़े होते हैं वो एग्जाम टाइम में आपको उपलब्ध करवा देंगे, तो आप उस टाइम उसको अपडेट कर देना। बाकी सभी टॉपिक ट्रेडिशनल है, उसमें कोई ज़्यादा अपडेट होने वाली चीज़ें नहीं है, तो इनको आप तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव से काम नहीं होना, आप थ्योरी को मजबूत कीजिए और यहाँ से आप क्वेश्चन ही निकाल सकते हैं। कोई भी आपको जो भाग है वो आपको स्किप तो करना ही नहीं है, क्योंकि कई बार सिंपल ही सवाल आ गया और आप उसको छोड़ के चले गए तो आप बहुत सारे स्टूडेंटों से पीछे हो जाओगे। तो जो 11वीं क्लास का भौतिक पर्यावरण है वो पढ़ लो या फिर परीक्षा वाणी के पढ़ लो, और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव निकालने हैं इस 5 टॉपिकों की कि कौन से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो चैप्टर आता है वो आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको एक बार पढ़ना नहीं है। अभी जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपको इसको नहीं पढ़ना है। ये जो समीक्षा आएगी अपने 26 की आर्थिक समीक्षा आएगी, जो भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा आएगी, उस समीक्षा के अंदर आपको इसको पढ़ना है, पहले अभी इसको नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है क्योंकि नए हैं ना, इतना ज़्यादा। ये हो गया 5 प्रश्न 15 प्रश्न। अब जो अगला पोर्शन है वो है भारतीय संविधान और विदेश नीति, और इसके आपको पता है कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा आजकल इस कठिन पोर्शन है सेकंड ग्रेड। कठिन क्योंकि फैक्चुअल भी पूछा जाता है और फैक्चुअल के अलावा क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया है। यहाँ आपको चीजें सब समझनी पड़ेगी। तो यहाँ आप बुक्स के रूप में क्या पढ़ सकते हैं, बुक्स के रूप में आप पढ़ सकते हैं राहुल चौधरी की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं, या पूनिया सर के नोट्स देख सकते हैं। नोट्स और बुक्स तो अलग बात है, अगर आपको समझ में आ रही है और आपका बेस बहुत मजबूत है तो आपको ये चीजें आप देख सकते हैं, और अगर आपको नहीं आ रही है तो आप क्लास लें। बहुत सारे बच्चों से बात होती है, कहती है हमें पॉलिटी समझ में ही नहीं आती। ऐसा तो हो नहीं सकता 15 प्रश्न आप स्किप कर सकें, क्योंकि इसमें जैसे आप टॉपिक देखोगे भारत का संवैधानिक विकास, इसमें क्या करना है 1773 से रेगुलेटरी एक्ट से लेकर और 1947 के भारत शासन अधिनियम तक ये पूरा करना है। संविधान सभा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी महिलाएं थी, कौन सी कमेटी में कौन सा सदस्य था, बहुत अच्छा डीप पूछा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की संविधान बनाने में क्या क्या भूमिका थी, किन किन कमेटियों में थे। फिर जैसे नागरिकता एक अच्छा चैप्टर है, नया चैप्टर शामिल किया है। नागरिकता के अंदर अभी जो 19-20 के अंदर सुधार हुए तो उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, इनके बारे में भी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग, मतलब पॉलिटी पूरी
है। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक आपके पूरी पॉलिटी है। और इसके साथ साथ में ईसीआई इलेक्शन कमीशन है जो, वो भी आपके शामिल है। तो यहाँ आप राहुल चौधरी का कोर्स ले सकते हैं, पूनिया सर का कोर्स भी ले सकते हैं। पूनिया सर का कोर्स है, उसमें क्या है, जो समझाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है कि आप उसको चीज़ों को इतना अच्छे से समझ पाएंगे कि फिर बुक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप कोई बुक्स पढ़ोगे तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इस पोर्शन को मजबूत आपको करना जरूरी है। और अगला जो पोर्शन है वो है भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान, भारत की प्रमुख शक्तिशाली एवं पड़ोसी देशों के साथ संबंध, समकालीन मुद्दे और नीतियां। तो यहाँ पर क्या है कि जो भारत की विदेश नीति है, जैसे पड़ोसी देशों के साथ एक तो संबंध आपको अच्छे से तैयार करना, दूसरी क्या है, अमेरिका है, रूस है, जापान, जो शक्तिशाली देश है उनके साथ अपने कैसे संबंध है। जैसे अमेरिका से साथ अपने संबंध थोड़े स्तर और अस्तर के रूप में चल रहे हैं, तो उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछते हैं, एक दो तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पुस्तक पूछ लेते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता कब हुआ, संधि ये कब हुआ, ताशकंद समझौता किसके बीच में हुआ, क्या हुआ, शिमला कब हुआ, क्या हुआ, ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्या है, करंट भी पूछा जा सकता है। आपको अब से ध्यान रखना है जनवरी से लेके, क्योंकि आपको सिलेबस अच्छे से याद होगा तो आप कोई भी जैसे क्रोनोलॉजी देखोगे और उसमें अगर आपको लगा कि कोई यात्रा की है किसी प्रधानमंत्री ने किसी देश की, तो आपको पता लग जाएगा कि देखो भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध मेरे सिलेबस में। इसलिए कहता हूँ सिलेबस आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। आप कोई भी न्यूज देखोगे और मान लो रूस की यात्रा की प्रधानमंत्री ने, तो आपके दिमाग में फट से आएगा कि प्रमुख शक्तिशाली देशों के साथ संबंध, उसमें हमारे सिलेबस में है, तो यहाँ से सवाल आ सकता है। तो क्या जागरूक स्टूडेंट बनिए, ऐसे नहीं कि किसी नोट्स में कुछ दे दिया और उसके भरोसे बैठे हैं। तो नोट्स के भरोसे बैठोगे तो वो तो सभी पढ़ते हैं। कितने बच्चे हैं पूरे राजस्थान में, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे तो सीरीज तैयारी कर रहे होंगे, वो भी तो सब पढ़ रहे हैं ना। आप अलग क्या करते हो, वो चीज़ को आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो पॉलिटी आपको बेहतर तरीका ये है कि अगर आपको बुक समझ में आती है, सीधा सा फंडा है कि बुक समझ में आती है, राहुल चौधरी की बुक ले लो और पढ़ना जरूर। बुक समझ में नहीं आती, मेरे को नोट्स समझ में आते हैं, पूनिया सर के नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा, ले लेना और पढ़ लेना। दोनों ही समझ में नहीं आती है, आरपीसी के वर्तमान पैटर्न को पकड़ने में हम असमर्थ हैं, तो आप प्लीज क्लास ले लीजिए, क्योंकि 15% ये है और यहां मजबूत होगा तो स्टेट पॉलिटी में भी आपको फायदा मिल जाएंगे। तो क्लास लेके और फटाफट से अपना पोर्शन मजबूत कीजिए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आता है कि सर बेयर एक्ट पढ़े या नहीं पढ़े। तो पहली बात तो ये है कि बेयर एक्ट पढ़ने की चीज नहीं, ये सिर्फ प्रूफ करने की चीज है। आपके पास में है तो कोई इतना नहीं है, क्योंकि कई बार आरपीसी जैसे क्रम पूछती है ना, तो आप शब्दों का क्रम उसमें ध्यान रख सकते हो, क्योंकि बुक में कई बार क्या है लेखक अपने हिसाब से उसको कर देता है इंटरफेयर। तो आप बेयर एक्ट को देख सकते हैं। जैसे ये मेरे पास में पड़ा है, जैसे ये भारत का संविधान, ये बाइलिंगुअल है, तो इसमें ये क्या है, ये कोई पढ़ने लायक चीज नहीं है। लेकिन अपन जैसे इसको देखेंगे तो इसके अंदर क्या है कि आप जैसे देखोगे तो कुछ शब्द होते हैं, जैसे ये अनुच्छेद 41 है, इसके अंदर जैसे बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्ता, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा था कि इनमें से कौन सा शब्द नहीं है। तो इसको आप प्रूफ के लिए रख सकते हैं अपने पास में कि कोई शब्द है उसका क्या क्रम है, क्योंकि कई बार किताब में या कोई भी टीचर पढ़ाते टाइम क्या है उसको क्रम मानवीय भूल हो जाती है और वो शब्द को आगे पीछे कर लेता। तो अपने आप पास में रख सकते हो। बाकी ये पढ़ने लायक चीज नहीं, इसकी लैंग्वेज इतनी टफ है कि अपने को आसानी से समझ में आती भी नहीं है। तो इसके आप प्रूफ के लिए इसको अपने पास में रख सकते हो। और बाकी है इसके आप क्या है खुद शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे भी पेज में जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है तो उनका आप खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे अनुच्छेद 36 में क्या है परिभाषा, इतना लिख दो बस।
37 में क्या है, वाद योग्य नहीं है। बस अपने को समझ में आना है, खुद को समझ में आ जाना चाहिए। तो ऐसे आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आप क्या उसको जल्दी से रिवीजन कर पाओगे, और रिवीजन ही डिवीजन है। आपको क्या है, चीज़ें ज़्यादा आप जितनी बार रिवीजन करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो ये पोर्शन है, इसको आप थोड़ी अच्छी मेहनत कीजिए और रेगुलर पढ़िए, क्योंकि पॉलिटी को आपको पता है 25 क्वेश्चन आते हैं अपने पूरे पेपर के अंदर, 1/4। तो रेगुलर रूप से इसको टाइम दीजिए और अच्छे से पढ़िए। अगला पोर्शन आता है, वो आता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छा अप्लाइड सब्जेक्ट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जैसे इसकी कितनी है, जैसे शैक्षिक मनोविज्ञान स्वरूप क्षेत्र या फिर विकास है, या फिर जैसे सीखना लर्निंग, पर्सनालिटी, बुद्धि और सृजनात्मकता, मोटिवेशन, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये नया चैप्टर है 21वीं सदी में कौशल विकास। इसके क्या है, 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें भी वही सेम चीज है कि आपके अगर ये शिक्षा मनोविज्ञान है समझ में आ गया, तब तो क्या है कि आपके लिए बहुत आसान है। और जब तक समझ में नहीं आया तब तक इससे हार्ड कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि एक तो इसको क्या लेके हुआ बनाया हुआ है कि ये बहुत हार्ड है, हार्ड नहीं है, अपने को क्या है समझना है। और समझने के लिए मेरा ये कि जिनके कमजोर है ये पोर्शन, वो क्या है, किसी टीचर की हेल्प लो। किसी भी ऐसे नहीं कि सेल्फ स्टडी करो और एक किताब लेके आगे पोथा और बैठ रहे हैं, और जब बैठते हैं तो झपकी आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही, तो वो कोई पढ़ाई नहीं है। एक स्मार्ट स्टडी वो होता है कि जिसको पता है कि देखो प्रेरणा है, इसमें कुछ है नहीं, ये तो मैं खुद ही पढ़ लूंगा। तो स्मार्ट स्टूडेंट वो है जो प्रेरणा की मैं 10 घंटे टाइम नहीं देगा। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, उसकी क्लास लो। ऐसे नहीं कि क्लास आप रेगुलर ले रहे हो। तो इसमें आप टीचर्स के रूप में आपके पास में क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो मेरा मैं व्यक्तिगत अनुभव पढ़ा तो बताऊं तो मैं तो एक ही टीचर से पढ़ा हूं अभी तक, जिनका नाम है जितेंद्र बोरा सर। असिस्टेंट प्रोफेसर है और अभी तो उपलब्ध नहीं है इनकी क्लास है, लेकिन अगर आप जुगाड़ लगाते हैं तो क्लासें आपको आसानी से मिल जाती है। और इनके नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखे हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपको पता ही है, आप अगर टेलीग्राम पर खेम बेनीवाल लिखोगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, और उसमें हैंड रिटन नोट्स जो हमने लिखे हैं वो आपको उपलब्ध करवा दिए हैं, और वहीं पर आपको इनकी क्लासेज भी मिल जाती है। वर्तमान में ये कहीं पढ़ाते नहीं है, तो अगर आप उनकी क्लासेज देख लेते हैं तो आज तक ऐसा स्टूडेंट जिसने इनकी क्लासेज पूरी ले ली और उसको मनोविज्ञान समझ में नहीं आई, ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है। और अगर ऐसा कोई स्टूडेंट हो तो मुझे बताना भी। जितने भी स्टूडेंट ने इनसे पढ़ा है फ्री में, आजकल ये सब आपको फ्री में मिलेगा। इसलिए क्या फ्री की थोड़ी वैल्यू कम होती है, इसलिए क्या ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपको टेलीग्राम वगैरह पर क्लासेस खूब पढ़िए मिल जाएगी, और वहाँ से आप इनको पढ़ लो, क्लासेस देखो, नोट्स आप अगर लिख सकते हो तो लिखो, अगर आप लिख नहीं सकते हो तो जो नोट्स दिए हुए हैं उनको PDF प्रिंट करा के पढ़ लो। दूसरा ऑप्शन आपको एक और जो अभी वर्तमान में अच्छे चल रहे हैं, लकी आहूजा, इनकी बुक्स भी आती है और ये शायद पढ़ाएंगे भी। हिस्ट्री 360 जो रवि कुलरिया सर का चैनल है, वहाँ पर शायद ये पढ़ाएंगे भी, तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। वर्तमान में ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक 3rd के साथ में इनका चयन हुआ है, और सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी पकड़ है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए भी उपलब्ध है। इसके अलावा आप क्या, अशोक पारिक सर है, उनसे भी देख सकते हो किसी को। धीर सिंह जी है, उनसे भी देख सकते हैं। क्लास देखते हो धीर सिंह जी की तो ठीक है, बुक्स कोई काम की नहीं है, बहुत सारा डाटा भरा हुआ है।
ऐसी बुक नहीं लेनी है कि उसमें से 100 क्वेश्चन आ जाए। 100 क्वेश्चन अपन कितने कवर कर पाते हैं, बुक्स काम की नहीं है। क्लास अटेंड करते हैं और क्लास के अंदर वो लिखवाते हैं तो ठीक है। इसमें मनोविज्ञान में यही है कि आप टीचर किस टीचर के साथ में आपका जो बैठ रहा है, आपको किस टीचर समझ है। जरूरी नहीं है कि मेरे को इनसे समझ में आया तो आपको भी आएगा। आप सबकी एक एक बार क्लास लो और अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है, ऐसा नहीं है कि इनके नोट से आएंगे वो इनके नोट से नहीं आएंगे, इनके नोट्स कुछ नहीं है। क्योंकि आरपीसी क्वेश्चन दे रही है वो अप्लाइड क्वेश्चन है दे रही है, तो अप्लाइड क्वेश्चन देगी तो उसमें आपके अगर समझ में आया हुआ है तो हो जाएंगे। वो पहले थे कि कुत्ता बिल्ली वगैरह लार गया काम से। अब सीधा क्या है, आपको जो आपका काम है शिक्षण करवाना उससे सीधा जोड़ेंगे कि ये घटना किस तरह से हो रही है। तो उसको आपको समझ विकसित करनी पड़ेगी। किसी टीचर्स की पढ़ो, लिमिटेड मैटर पढ़ो और जैसे कई बच्चों की शिकायत होती है परिभाषाएं, पुरानी आई हुई परिभाषाएं पूछते हैं। पीवाईक्यू निकालो, पीवाईक्यू के लिए क्या पढ़ सकते हैं, पीवाईक्यू के लिए अवनी की बुक आती है ऑब्जेक्टिव। टॉपिक पढ़ो, जैसे टॉपिक पढ़ा प्रेरणा, प्रेरणा के जितने भी क्वेश्चन है उनको निकालो। कोई मान लो आपने नोट्स बनाया उसमें वो क्वेश्चन नहीं है तो उसको वहां ऐड कर दो। अप्लाइड बेस समझोगे तभी चीजें याद हो जाएगी आपको और आप वहां पर क्या है क्वेश्चन कर पाएंगे। ऐसे ही क्या है, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। किताब लेके बैठ जाओगे समझ में आएगा नहीं। अगर आ रही है किसी को तो बढ़िया बात है, वो हो सकता है अपने जो आईक्यू लेवल है उससे ऊपर लेवल का हो सकता है। तो ये बात कंप्लीट सिलेबस के संबंध में मैंने आपसे चर्चा की है कि अपनी क्या रणनीति हो सकती है। ये मैंने आपको कंप्लीट एक चर्चा बताई है कि सिलेबस में क्या क्या है और उसके लिए क्या क्या बुक्स पढ़ सकते हैं। और दूसरी ये बात है कि इनके अलावा कोई बुक्स है आपके पास में और अगर आपको लगता है कि वो बुक क्वेश्चन कवर कर रही है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। आपकी पुराने प्रश्नों को देखो और उसमें अगर वो बुक्स कवर कर रही है तो उसको आप अच्छे से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी ये बात है कि आजकल क्या है कि जो भ्रमित आजकल स्टूडेंट क्या है बहुत सारा भ्रमित है। भ्रमित किस लिए है, भ्रमित इसलिए है कि बाजार में मैटर ज्यादा है। मैटर क्या ज्यादा है और अपनी क्या है उपलब्धता भी ज्यादा है। अब उपलब्धता और मैटर ज्यादा होने के कारण स्टूडेंट क्या है कुछ भी नहीं पढ़ रहा है और अपने जो स्टडी टेबल है इसको क्या बना देता है पुस्तकालय। या तो पुस्तकालय बना लेता है या फिर क्या है तरह तरह की पीडीएफ सेव कर लेता है और उससे भ्रमित होता रहता है। किसी ने मान लो डाल दिया कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, चेतक के ऊपर जब तलवार लगी तो कौन सा पैर ऊपर था और कौन सा पैर नीचे था, और महाराणा प्रताप पर 100 किताबें हैं और उनमें से किसी ने पढ़ रहा था क्योंकि जब संतुष्टि हो गई जो मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत है, जब उच्चतम आवश्यकता पर पहुंच गया तो ऐसे ही बैठा रहा किताबें पढ़ रहा है और उसने कुछ फोटो डाल दिया, 10-20 कमेंट आएंगे ये बुक्स कौन सी है। अरे भाई जो तेरे टेबल पर बुक्स है क्या वो तू पढ़ पा रहा है, वो पूरी याद है तेरे को, या फिर कोई आरपीसी ने एक अटपटा सा क्वेश्चन पूछ दिया तो उसके पीछे पूरा दिन खराब कर देगा। अरे भाई आपको पीएचडी तो करनी नहीं है। अब अधिकतर बच्चे क्या करते हैं भाई, जैसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं उनका टारगेट ही 100 है। एक प्रश्न जैसे किस किताब बताई मान लो और उस किताब में नहीं है तो कि ये तो आपने बताया था कि सब आएंगे और इसमें 100 में से तो ये 90 ही आए, 90 में से कितने कर पा रहा है, 90 में से क्या तो वो पूरे कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। फिर भी क्या है 100 क्वेश्चन को तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कुछ क्वेश्चन बाहर भी आएंगे
तो उनसे ज़्यादा भ्रमित नहीं करना है और अपना मैटर है उसको फिक्स करो अभी, और एग्जाम टाइम तक वही पढ़ना है। जरूरी नहीं है कि मैंने बताया वो पढ़ो, जिस पर आपको विश्वास हो, जिस भी टीचर पर आपको विश्वास हो, आपका एक मार्गदर्शन हो, उस पर आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना है कि जो मार्गदर्शक हो वो किसी प्रकाशक का एजेंट नहीं हो। ऐसे नहीं कि फलान प्रकाशन की किताब आ रही वो ही पढ़ो, दूसरी किताब सजेस्ट करने की हिम्मत नहीं हो, केवल एक ही प्रकाशन की बुक सजेस्ट कर सकता हूं, उनसे थोड़ा बसो। क्योंकि मैं अच्छा लिख रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ में जो साथी लिखेगा वो भी अच्छा लिखेगा। तो आपको क्या निष्पक्षता रखनी चाहिए, वो आजकल बाजारवाद के दौर में बहुत कम देखने को मिल रही है। तो इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ज्यादा भ्रमित नहीं होना है, एक अच्छा टाइम टेबल बना के अच्छा मैटर लेके और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अगला जो सवाल आ रहा है वो एक कॉमन सवाल ये है कि कोचिंग, नॉर्मल सवाल उठाऊंगा क्योंकि फिर 2-3 सवाल है उन पर फोकस करेंगे। फिर मैं 2 पोर्शन है, एक है कोचिंग और दूसरा है टेस्ट सीरीज। दो चीज पर फोकस करेंगे कि कोचिंग और टेस्ट सीरीज। तो एग्जाम के इस लास्ट 5 मंथ है, इनमें ऑफलाइन कोचिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग का तो कोई मतलब नहीं है। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसको आप किसी भी एक टीचर्स के साथ, आप टीचर्स पर विश्वास करें, कोचिंग पर नहीं। क्योंकि कोचिंग की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि उसमें एक टीचर बढ़िया होता है और 4 टीचर फिर मीडियम या फिर उनको एडजस्ट किया जाता है। तो एक सब्जेक्ट के सारे आपको 4 सब्जेक्ट है वो कमजोर दिए जाते हैं। और कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग में ये होता है कि जैसे आप ऑफलाइन गए, अब ऑफलाइन तो बहुत सारे बच्चे जाते हैं, अब ऑफलाइन जैसे टॉपिक शुरू करवा दिया लॉक देवता, लगभग बड़ा बड़ा आइडिया है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वही टॉपिक 20 दिन चलते हैं। लॉक देवता जिसको मैं ये कहता हूं कि 10वीं का बच्चा है आराम से याद कर सकता है, कोई ऐसी उसमें मैथ तो है नहीं भाई, कोस थीटा ऐसा तो कुछ है नहीं कि उसको याद नहीं हो लॉक देवता में। फिर भी कितने दिन, 20 दिन, और पूरे तेजा जी के भजन चलते हैं, रामदेव जी के भजन चलते हैं, सबकी कहानियां चलती है और 20 दिन। और कोचिंग वाले भी बच्चे इसी से तो इंटरेस्ट बच्चों को जगता है, क्योंकि जो रियलिटी है, अगर मैं आपको राष्ट्रपति शासन पढ़ाऊं तो आपको नींद आने लग जाएगी, लेकिन अगर लॉक देवता पढ़ा रहे हैं और आराम से कहानियां सुना रहे हैं तो आप भी उत्सुक रहते हो और उसमें मस्त रहते। और 20 दिन मतलब 20 घंटे आपने व्यवस्थित किए और 20 घंटे के अंदर आप पूरी क्लास संस्कृति में कहता हूँ पढ़ सकते थे। तो कोचिंग क्या करनी चाहिए, जो पोर्शन समझ में नहीं आए उसको देख लो, अब इस टाइम तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, हर आपने कोई कोर्स ले लिया मान लो, तो कोर्स लेने का मतलब ये थोड़ा ही है कि आपको पूरा ही पढ़ना है। आपको जो पोर्शन समझ में नहीं आए, जो टॉपिक समझ में नहीं आए उसको पढ़ो, वो होती है स्मार्ट स्टडी। ऐसे नहीं कि पूरे एकदम जमा जमा के नोट्स लिख रहे हो। अरे भाई नोट्सों को क्या करोगे, कुछ बच्चों को देखता हूँ नोट्स एकदम जमा के लिखते हैं। क्यों लिखते हो, काम आएंगे। काम किसके आएंगे, जो नोट्स तेरे काम नहीं आएंगे वो और किसी के कभी काम नहीं आएंगे, और जो तेरे काम आ गए वो भी फिर किसी के काम नहीं आएंगे। तो ज़्यादा जमावट करके लिखने की ज़रूरत भी नहीं। ऐसे नहीं कि टीचर लिखा रहा है, रफली आप ये देखो कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सिलेबस कर सको। तो ये क्या है कि जो पोर्शन आपको समझ में नहीं आ रहा उसकी कोचिंग लो, अच्छे टीचर से जुड़ो। मान लो कोई टीचर अलग नहीं दे रहा, ऐप दे रहा है, ले लो। पढ़ना जरूरी थोड़ा ही, सब 2-3 जने हिस्सेदारी में ले लो, 2-3 जने साथ ले रहे वो ले लो, जिस टीचर से आपसे पढ़नी उससे पढ़ लो, बाकी को स्किप करो। दूसरी क्या है, अब वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन मुझे पूछा जा रहा है टेस्ट सीरीज के समय।
कि सर टेस्ट सीरीज ले या ना ले। तो टेस्ट सीरीज के संबंध में मेरा ये है कि आपने अगर 2 से 3 बार सिलेबस पढ़ लिया है तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज क्या है? दो धारी तलवार है। वर्तमान समय में बच्चों के अंदर ये बिठाया गया कि टेस्ट सीरीज के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, टेस्ट सीरीज के बिना भी सिलेक्शन संभव है। दो धारी तलवार ऐसे हैं कि अगर आप ये आपको सफलता भी दिलवा सकती है और असफलता भी दिलवा सकती है। सफलता कैसे दिलवा सकती है? सफलता ऐसे कि अगर आपने 2-3 बार सिलेबस कर रखा है और जो भी टेस्ट सीरीज ले रहा है, कुछ टेस्ट सीरीज की शर्तें होती है। शर्तें ये होती है कि जो टेस्ट पेपर बना रहा है क्या वो वास्तव में विद्वान सही है? विद्वान नहीं। विद्वान वहां कोई जरूरी नहीं है, बड़ा फोटो हो ये कोई जरूरी नहीं है। क्या वो वास्तव में सेकंड ग्रेड से जुड़ा हुआ है? भाई आपके लिए जो टेस्ट पेपर बना रहा है क्या वो सेकंड ग्रेड से जुड़ा हुआ है या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कभी सेकंड ग्रेड एग्जाम ही नहीं दिया और आपके लिए टेस्ट सीरीज आयोजित करवा रहे। तो फिर वह क्या है, वो पैटर्न को समझ ही नहीं पाते। इसका उदाहरण बताऊं? उदाहरण ये है कि अधिकतर आप देख लेना, आलोचना मैं किसी की नहीं कर रहा हूं, मेरा काम है कि आपको रियलिटी क्या है। अधिकतर कोचिंग में ये देखो कि अर्थव्यवस्था के टेस्ट लगा रहे हैं जो 5 क्वेश्चन आते हैं। अब उनको यही पता नहीं है कि अभी आर्थिक समीक्षा आनी है, आर्थिक समीक्षा आने के बाद में भी स्टूडेंट कुछ उसको रिसोर्स मिलेगा, वो पढ़ेगा अच्छे से और पढ़ने के बाद में उससे क्वेश्चन बढ़ाएंगे तो अर्थव्यवस्था काम की। नहीं तो अर्थव्यवस्था क्या है? कोई काम की नहीं है। लेकिन अधिकतर देखो अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं, बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, मैटर पढ़ रहे हैं पुराना और खेल चल रहा है। दूसरी बात, अधिकतरों को यही पता नहीं है कि अर्थव्यवस्था टॉपिक में पूछा क्या जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे पेपर भेजते रहते हैं कि सर क्या पेपर है, देखते रहते हैं। अधिकतर को यही पता नहीं, कृषि लिखा हुआ है उसमें खरीफ रबी फसल पूछ रहे हैं। उद्योग टॉपिक अपने अर्थव्यवस्था के अंदर लिखा हुआ है, प्रमुख उद्योग पूछ रहे हैं। अरे भाई साहब, ये टॉपिक अर्थव्यवस्था का है, भूगोल का नहीं है। और ये महोदय क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भूगोल के पूछ रहे हैं और बच्चा इसमें खुश है कि मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं। और जिस दिन आरपीसी से सामना होगा फिर उठने की हिम्मत ही नहीं होगी, कहाँ गलती रही ये पकड़ भी नहीं पाओगे। तो आप उसको देखो कि क्या वास्तव में आपके जो पेपर बना रहे हैं क्या वो सेकंड ग्रेड से जुड़े हुए हैं, क्या उन्हें सेकंड ग्रेड की बेसिक जो, मैं ये नहीं कहता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आज मैं कुछ भी, चाहे मैं मान लो मैंने पीएचडी कर ली, इसका मतलब पॉलिटिकल साइंस में मैंने पीएचडी कर ली, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैं सेकंड ग्रेड के बारे में ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता हो, या मैंने उनके पेपर ही नहीं देखे हो, या मैं उससे जुड़ा हुआ ही नहीं हूँ। तो इस चीज को आपको पहले अच्छे से ध्यान रखना है कि जो, जैसे दूसरा उदाहरण दो, विश्व भूगोल। अब ये आप देखोगे जो शेड्यूल वगैरह आते हैं आप देख लोगे विश्व भूगोल में। अब जैसे कई कोचिंग वाले क्या करते हैं, एक टेस्ट में एशिया पढ़ाते हैं, फिर एशिया के 20 सवाल रखते हैं, फिर अफ्रीका, ऐसे करके महाद्वीप और महासागरों के 20-20 क्वेश्चन, जबकि एग्जाम में एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो आप उस पर बच्चे को इतना क्यों भार डाल रहे हैं? तो ये चीजें आपको जरूरी है। तो पहली चीज ये है कि आपको जब टेस्ट सीरीज लो आपको पता होना चाहिए कि पेपर सेटर है। दूसरा, आपका उससे संपर्क है, आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको किसी क्वेश्चन पर कंफ्यूजन हुआ तो क्या आप उससे डायरेक्ट बात कर रहे हो कि सर इसका क्वेश्चन कैसे हुआ? अगर ये चीजें नहीं है तो टेस्ट सीरीज वही है जो आप देख रहे हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज का मतलब ये है कि अभ्यास, दूसरा टेस्ट सीरीज
का ये टेस्ट सीरीज का मतलब आप अपनी खुद की रणनीति कुछ भी नहीं है, आपकी कोई रणनीति है ही नहीं, आपने रणनीति पूरी टेस्ट मेकर को दे दी है और वो ही रणनीति पर चल रहे हैं। उस रणनीति पर 40,000 बच्चे चल रहे हैं, पोस्ट 400 है। आप क्या अलग कर रहे हो? कुछ अलग नहीं कर रहे। तो ये टेस्ट सीरीज के कुछ नेगेटिव पॉइंट है। तो सफल कैसे कर सकते हैं? अगर आप मान लो सही शेड्यूल है, अभी आप कोई BSTC के बच्चे नहीं हो कि आपको प्रेशर दिया जाए कि 7 दिन में ये टॉपिक पढ़ो और टेस्ट। इतनी समझ आपके अंदर होनी चाहिए, और इतनी अगर नहीं है ना तो कोई इतना ज़्यादा जरूरी नहीं। इतनी समझ आपके बेसिक होना चाहिए, इतना मोटिवेशन तो आपके अंदर होना ही चाहिए कि मुझे नौकरी क्यों लगना है और मुझे 7 दिन में क्या पढ़ना है। तो ये इतनी बेसिक आपको नॉलेज हो जाए तो फिर टेस्ट सीरीज का कोई लास्ट में 2-3 टेस्ट दे दो, ताकि क्या ज़्यादा गलती नहीं है। कुछ बच्चे तो क्या डेली टेस्ट देते, बहुत सारे बच्चे मिले डेली टेस्ट देते। क्या कोई सेंस है डेली टेस्ट का? कुछ सेंस नहीं है। सुबह उठे, टेस्ट देने गए, आए तब तक 2 बज गए, सो गए, 6 बज गए, 2-3 घंटे पढ़े और दूसरे दिन टेस्ट दे दिया। तो टेस्ट आपको क्या एक बार पढ़ने से आप टेस्ट में परफॉर्म कर लेते हो तो आप बहुत महान हो। मैं तो ये मानता हूं। मैं तो कम से कम मैंने 10 से 12 बार पढ़े ना, तब जाके मुझे कुछ चीजें समझ हुई कि हाँ ये चीजें एक्चुअल में होती है। क्योंकि आप एक बार पढ़े, अब 7 दिन का आपको शेड्यूल दिया, पहले दिन आपने ये मान लो लोक देवता पढ़ा, या पहले दिन आपने राष्ट्रपति पढ़ा, और फिर 7वें दिन आप जाकर टेस्ट दे के आ गए, और फिर आपका 4 महीने बाद उस टॉपिक का नंबर आता है, तब तक तो एग्जाम हो गया, आप भूल गए। आपके पास क्या रणनीति? क्या उनका प्रॉपर आपके पास रिवीजन करवा रहे हैं? क्या स्टडी मटेरियल है वो उस स्टडी मटेरियल के अनुकूल है? क्या RPC के अनुकूल पेपर बन रहे हैं? ऐसा तो नहीं है जो पोर्शन RPC हार्ड दे रही है उसमें टेस्ट सीरीज सिंपल पूछ रहे हैं, और जो RPC सिंपल पूछ रही है, जैसे राजस्थान भूगोल अच्छा सिंपल ही पूछती है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछती है, उसके अंदर आप भटका रहे हो। तो ये चीज़ आपको तय करनी है कि आपको कौन सी। मैंने आपको बता दिया कि टेस्ट सीरीज का क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। आपको स्वविवेक से ये निर्णय लेना है। तो ये अपनी कंप्लीट बात रही थी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के संदर्भ में कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं मैं ये कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट पे ज़रूर बताना, ताकि आपके लिए अगले वीडियो। मैं भी इस YouTube की दुनिया में नया हूँ, अपना YouTube चैनल है RPC टॉपर खेम बेनीवाल। तो चैनल को ज्वाइन करना आप, और अपना जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों तक इसको शेयर करना, क्योंकि आगे हम सेकंड ग्रेड के अन्य सब्जेक्टों के संबंध में, और हो सकता है आगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर क्लासेस वगैरह, या फिर जो ग्राम सेवक वगैरह, LDC वगैरह, इन भर्तियों की रणनीति संबंधी वीडियो लाएंगे। तो ये सेकंड ग्रेड की कंप्लीट रणनीति है। इसमें मैंने आपको बुक लिस्ट बता दी है और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की बता दी है। और अगर आप इस रणनीति को लेके पाँच महीने अच्छे से पढ़ाई करते हो तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे। और बहुत सारे बच्चों का ये भी रहता है कि सर कि जो जैसे सब्जेक्ट है, पिछली बार आपने देखा जैसे हिंदी है या फिर विज्ञान है, मैथ है, इन सब्जेक्टों के बच्चों के 40% भी स्कोर नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और इसका कारण ये है कि आप हिंदी पढ़ने से जीके मजबूत नहीं होगा। आपको ये समझना होगा कि आपका जीके है वो आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। सब्जेक्ट सबका मजबूत होता है करीब करीब। जो बच्चा मैथ से तैयारी कर रहा है, हिंदी से कर रहा है, सब्जेक्ट लगभग सबका सेम ही होता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मान लो यहाँ हिंदी में किसी ने मान लो 120 कर लिए तो टॉपर है तो 125 करेगा, कितने फर्क रहा? 5 क्वेश्चन का। अब यहाँ जीके के अंदर एक बच्चा है वो 41 कर रहा है, एक बच्चा 39 कर रहा है, और एक बच्चा मान लो 65 कर रहा है। तो 65 का 65 और का यहाँ, ये चीज आपको समझनी होगी
कि आपको जीके के अंदर बराबर मेहनत करनी है। और बराबर मेहनत कैसे करनी है? तो बराबर मेहनत ऐसे करनी है कि आपको 5 घंटे रोज जीके को देने पड़ेंगे। और एक विशुद्ध स्टूडेंट जो कोई अन्य काम नहीं करता स्टूडेंट है, कम से कम मैं ये उम्मीद करता हूँ 12 से 13 घंटे कम से कम उसको पढ़ाई करनी ही चाहिए। क्योंकि हम किसान के बेटे हैं, हमारे पास में कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप पहले किसी एग्जाम फेल हुए हैं तो कोई बात नहीं, हम नई शुरुआत करेंगे। हम किसान के बेटे, किसान कितने ओले हो जाते हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी किसान वापस फसल बोता है। तो हम भी उन किसान के बेटे हैं, तो हम भी वापस नई शुरुआत करेंगे। और आप अपना पूरा समर्पण झोंक दीजिए। आपके लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए आपकी पूरी दुनिया है, कोई किसी का नहीं है। आप मेहनत करोगे तभी आपको वो चीज़ें प्राप्त होगी। और आप लगातार 5-6 घंटे जीके को दो। और जीके के लिए ये है कि आप रोज, जैसे मान लो आप सुबह की पारी में अध्ययन करते हो जीके का, तो ये ध्यान रखो कि सुबह जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको पहले पढ़ो। मान लो आपने 7 से 8 तक मनोविज्ञान पढ़ ली, फिर मान लो 8 से 10 तक आपने पॉलिटी पढ़ ली, फिर मान लो 10 से आपने 11:30 तक भूगोल पढ़ ली, और मान लो 11:30 से आपने 1 बजे तक राजस्थान इतिहास और कल्चर पढ़ ली। कम से कम 2-3 सब्जेक्ट तो साथ लेके ही, 2-3 सब्जेक्ट आप रोज पारी में शेयर करो। कम से कम मान लो 6 घंटे पढ़ते हो आप सुबह की पारी में, तो 2-2 घंटे दो सब्जेक्ट को। क्योंकि 20 प्रश्न जैसे मनोविज्ञान के पूछे जाते हैं, 25 जैसे पॉलिटी के पूछे जाते हैं, 20 राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के पूछे जाते हैं, 20 जियोग्राफी के पूछे जाते हैं। इनको पढ़ो, 1.5 घंटे कर लो, ज्यादा नहीं तो 1.5 घंटे रोज पढ़ो। एक टॉपिक ही पढ़ो। जैसे विश्व भूगोल है, जैसे ज्योग्राफी है, उसको ऐसे कर दो जैसे विश्व भूगोल पहले, फिर भारत भूगोल, फिर राजस्थान भूगोल, कला संस्कृति, फिर इतिहास, मनोविज्ञान, पॉलिटी भारत की। ऐसे करके रोज टाइम को खुद रोज एक पारी दोगे तो आप आराम से कर सकते हैं। और जैसे शाम का टाइम होता है उस टाइम आधा घंटा करंट पढ़ो। आप, मैं कहता हूं 2 महीने इस पर पढ़ के तैयार करो। आपका एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल होगा कि आप अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आप जब पढ़ोगे ही नहीं चीज़ों को तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज हमारी ये कंप्लीट चर्चा इस सेकंड ग्रेड के संबंध में रही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। और आपसे ये भी चाहता हूँ कि आप सपोर्ट कीजिए ताकि आप और हम मिलकर जो आपका एग्ज़ाम है उसके बारे में अच्छे से चीज़ें क्लियर कर पाएँ। और मैं क्या है, न्यू हूँ तो थोड़ी बहुत कमी पेशी रहे तो आपको अपना बड़ा भाई मान के और आपको इग्नोर करना उन चीज़ों को। आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए और अपने माँ बाप के सपना को साकार कीजिए। और आपको जब भी डिमोटिवेशन आए कि अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उन माता पिता के आंखों की तरफ देखिए, एक बार उनकी तस्वीर आप दिमाग के अंदर लाइए कि उन्होंने क्या क्या सपने देखे हैं, क्या उन्होंने कितने अपने ज़िंदगी में सेक्रीफाइस किए हैं। उनके लिए क्या मैं रात दिन मेहनत नहीं कर सकता? क्या मैं 12-13 घंटे 5 महीने नहीं पढ़ सकता हूँ? क्या मैं इस भौतिक दुनिया से दूर नहीं रह सकता हूँ? क्या इस मोबाइल फ़ोन से और इन जो सामाजिक ग्रुप है उनसे क्या मैं दूर नहीं जा सकता हूँ? एकांत में रहिए, वनवास में रहिए, मेहनत करिए, अच्छे लोगों से संपर्क रखिए और अच्छी मेहनत करोगे आपको अच्छा फल मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं लेता हूँ आपसे विदाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।